चलो शुरू करते हैं एक जबरदस्त टॉपिक से, लाइफ प्रोसेसेस। मतलब कैसे डिसाइड करें कि क्या जिंदा है और क्या नहीं। देखो, अगर कोई डॉग भाग रहा है या कोई अंकल रोड पे चिल्ला रहा है तो तुरंत बोलेंगे हाँ ये तो लिविंग है। लेकिन अगर वही डॉग सो रहा हो तो भी हम बोलेंगे जिंदा है। क्यों? क्योंकि सांस ले रहा है। और प्लांट्स का क्या? उनको तो हम ग्रीन देख के ही जिंदा मान लेते हैं। लेकिन भाई, क्रोटन या मनी प्लांट जैसे प्लांट्स तो कलरफुल भी होते हैं। तो फिर ग्रोथ देख के बोलते हैं कि प्लांट जिंदा है। लेकिन अगर ग्रोथ दिख नहीं रही तो भी प्लांट जिंदा हो सकता है। मतलब मूवमेंट जरूरी है, पर हर मूवमेंट आंखों से दिखना भी जरूरी नहीं है। बिल्कुल, जो मॉलिक्यूलर लेवल पे मूवमेंट होती है वो तो नेकेड आई से दिख ही नहीं सकती। और इसी वजह से वायरसेस की लाइफ स्टेटस पे कंफ्यूजन है। जब तक वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट नहीं करता उसमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होती। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं वायरस लिविंग है ही नहीं। मतलब जिंदा रहने के लिए अंदर ही अंदर मॉलिक्यूल्स का डांस चालू रहना चाहिए, और ये डांस रुक गया तो सिस्टम टूट जाएगा और ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने आप को मेंटेन करते रहना पड़ता है, रिपेयर, मेंटेनेंस, सब कुछ। और ये मेंटेनेंस के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी आती है बाहर से, फूड के फॉर्म में, तो न्यूट्रिशन जरूरी हो गया। और अगर ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा हो तो सिर्फ डिफ्यूजन से काम नहीं चलेगा। इसलिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी चाहिए, जैसे ब्लड, जाइलम, फ्लोएम एक्सेट्रा। और जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो कुछ वेस्ट भी बनता है। जैसे घर की सफाई करते हो तो कचरा भी निकलता है। वैसे ही बॉडी में भी एक्सक्रीशन जरूरी है, वरना बॉडी टॉक्सिक हो जाएगी। अब न्यूट्रिशन की बात करते हैं। दो तरीके हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफ्स जैसे ग्रीन प्लांट्स खुद का खाना बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस से। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये चारों मिलके प्लांट को एनर्जी देते हैं। जो एनर्जी अभी नहीं चाहिए वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। और ह्यूमंस क्या? हम तो हेट्रोट्रॉप्स हैं। हम खाना खाते हैं पर खाना अंदर जाके डाइजेस्ट भी होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम एक लंबी ट्यूब है, माउथ से एनस तक। हर पार्ट का अपना रोल है। माउथ में टीथ फूड को क्रश करते हैं, सलाइवा उसको वेट करता है। सलाइवा में अमाइलेज होता है जो स्टार्च को सिंपल शुगर में तोड़ता है। फिर फूड जाता है ओएसोफेगस से स्टमक में। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स तीन चीजें रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। एसिड मीडियम बनाता है, पेप्सिन प्रोटीन्स को तोड़ता है और म्यूकस स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। एसिडिटी की प्रॉब्लम इसी एसिड से होती है जब बैलेंस बिगड़ जाता है। स्टमक के बाद फूड चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये सबसे लंबा पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। हर्बीवोर्स जैसे काऊ का स्मॉल इंटेस्टाइन और भी लंबा होता है, क्योंकि उनको सेल्यूलोज डाइजेस्ट करना होता है। कार्निवोर जैसे टाइगर का छोटा होता है, क्योंकि मीट डाइजेस्ट करना कंपैरेटिवली इजी है। स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर से बाइल जूस आता है जो फैट्स को छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है। पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस आता है जिसमें ट्रिप्सिन और लाइपेज होते हैं, प्रोटीन्स और फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं। इंटेस्टिनल जूस भी अपना काम करता है। सब कुछ फाइनली सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। और अब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में विली होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इनका काम है सरफेस एरिया बढ़ाना ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब हो सके। ब्लड वेसल्स विली के अंदर होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को हर सेल तक ले जाते हैं। जो फूड अब्सॉर्ब नहीं होता वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। यहाँ से वाटर अब्सॉर्ब होता है, बाकी वेस्ट एनस से निकल जाता है। और हाँ, डेंटल केरीज या टूथ डिके भी इसी प्रोसेस से लिंक्ड है। बैक्टीरिया शुगर्स पे एसिड बनाते हैं जो इनामिल को खराब करता है, इसलिए ब्रशिंग इम्पोर्टेंट है। अब रेस्पिरेशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन से जो फूड मिला उसको सेल्स एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू। दो तरीके हैं, एरोबिक ऑक्सीजन के साथ और एनारोबिक ऑक्सीजन के बिना। एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ज्यादा एनर्जी देता है। एनारोबिक जैसे यीस्ट में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ह्यूमन बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ऑक्सीजन लंग्स से आती है, ब्लड के थ्रू सेल्स तक जाती है। और जब ऑक्सीजन कम हो जाता है, जैसे मसल्स में हैवी एक्सरसाइज के टाइम, तो लैक्टिक एसिड बन जाता है। इसी से क्रैम्प्स आते हैं। और एटीपी क्या? ये तो सेल की बैटरी है। जो भी काम करना हो, मसल कॉन्ट्रैक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, नर्वस इंपल्स, सब एटीपी से होता है। जब एटीपी का फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। मतलब एक छोटा सा मॉलिक्यूल पर काम बड़ा। प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज स्टोमेटा से होता है। दिन में ऑक्सीजन निकलती है, रात को कार्बन डाइऑक्साइड। एनिमल्स में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, लंग्स, गिल्स, स्किन एक्सेट्रा। फिशेस पानी से ऑक्सीजन निकालते हैं, इसलिए उनका ब्रीदिंग रेट ज्यादा होता है।
ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में एयर नॉस्ट्रल से आती है, फिर फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और फाइनली लंग्स के एल्वियोलाई तक पहुंचती है। एल्वियोलाई बलून जैसे स्ट्रक्चर्स है जिनका सरफेस एरिया लगभग 80 स्क्वायर मीटर होता है, मतलब एक टेनिस कोर्ट जितना। इसी वजह से गैस एक्सचेंज एफिशिएंट होता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को बाइंड करता है। हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज अडल्ट मेल्स में 13.8 से 17.2 ग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल्स में 12.1 से 15.1 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। डेफिशिएंसी हो जाए तो बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, फटीग, वीकनेस सब आता है। ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन भी इंटरेस्टिंग है। हार्ट एक मस्कुलर पंप है जो ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। हार्ट के 4 चेंबर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। डबल सर्कुलेशन होता है। एक साइकिल में ब्लड 2 बार हार्ट से गुजरता है। आर्टरीज ब्लड को हार्ट से बॉडी तक ले जाती हैं, वेन्स ब्लड को वापस हार्ट तक लाती हैं। कैपिलरी सबसे छोटी वेसल्स हैं जिनके थ्रू एक्सचेंज होता है। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं और लिम्फ एक और फ्लूइड है जो टिश्यू फ्लूइड को वापस ब्लड में लाता है। प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम वाटर और मिनरल्स को रूट से लीव्स तक ले जाता है और फ्लोएम फूड जैसे सुक्रोज को लीव्स से बाकी पार्ट्स तक। जाइलम का मूवमेंट मेनली ट्रांसपिरेशन पुल से होता है। जब लीव से पानी इवेपोरेट होता है तो नीचे से पानी खिंचता है। फ्लोएम में ट्रांसलोकेशन होता है, एनर्जी लगती है क्योंकि सुक्रोज को फैक्टिवली लोड किया जाता है। स्प्रिंग में रूट से शुगर बड्स तक जाती है ताकि नए लीव्स ग्रो कर सके। एक्सक्रीशन भी जरूरी है। ह्यूमंस में किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा मिलके एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। किडनीज में नेफ्रॉन होते हैं। हर किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन में ब्लड फिल्टर होता है, वेस्ट यूरिन के फॉर्म में निकलता है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बोमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और ट्यूब्यूल। फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन 3 मेन स्टेप्स हैं। यूरिन की क्वांटिटी बॉडी की वाटर नीड पे डिपेंड करती है। अगर किडनी फेल हो जाए तो डायलिसिस मशीन यूज होती है, आर्टिफिशियल किडनी के जैसे। प्लांट्स का एक्सक्रीशन अलग है। ऑक्सीजन भी एक वेस्ट है जो फोटोसिंथेसिस में निकलता है। वाटर ट्रांसपिरेशन से निकलता है। बाकी वेस्ट वैक्यूल्स, लीव्स, गम, रेजिन या सॉइल में स्टोर हो जाता है। मतलब प्लांट्स भी अपना जुगाड़ कर लेते हैं। तो आज हमने देखा लिविंग का मतलब सिर्फ मूवमेंट नहीं, अंदर की मेंटेनेंस भी है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये 4 लाइफ प्रोसेसेस बिना जिंदा रहना मुश्किल है और हर ऑर्गेनिज्म ने अपने हिसाब से सिस्टम डेवलप किया है। और एग्जाम के लिए एक टिप, अगर क्वेश्चन आए लाइफ प्रोसेसेस क्या है तो कॉन्फिडेंटली बोलो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। और अगर कोई पूछे कि कैसे पता चलेगा कि कोई चीज जिंदा है तो बोल दो विजिबल या इनविजिबल मूवमेंट मॉलिक्यूलर लेवल पे भी हो सकती है। और हाँ, ऑर्गन डोनेशन भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी की लाइफ बचाने का मौका मिले तो जरूर सोचना। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। तब तक अपने बॉडी के लाइफ प्रोसेसेस का ध्यान रखना और रिवीजन मत भूलना। बाय। और हाँ, अगर कोई टॉपिक समझ ना आए तो रिवाइंड कर लो, रिवीजन में ही सक्सेस है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।